नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों मैथ की क्लास सेटेड के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सब थ्योरी क्लास को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं आपकी क्लास चलेगी कैसे। दोस्तों हम सब सबसे पहले जो मैथ के आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उस टॉपिक से संबंधित आपके जो अभी तक PYQ जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को भी हम सब कवर करेंगे। जैसे आज का आपके टॉपिक में हम सब समझेंगे नंबर्स। अब नंबर्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके साथ साथ उस टॉपिक से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट में वही क्वेश्चन पेपर को भी हम सब कवर करेंगे। लगभग 25 प्लस MCQ हम सब लास्ट में कवर करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस बार सीटेट पास करना है तो आप मैथ पे अपना कमांड अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि मैथ दोस्तों ऐसा टॉपिक है आप कोई भी एग्जाम देंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। और सीटेट में दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैथ में हम कैसे पास होंगे, मैथ में हमारा कम नंबर आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने क्लास एकदम बेसिक से जीरो लेवल से किया है तो आप मैथ के छोटे छोटे पॉइंट्स समझ जाएंगे। मैथ से क्वेश्चन पूछते कैसे हैं हम सब यही समझेंगे आज कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी क्लासें उपलब्ध कराए जाएंगे, जितने भी आपके सीटेड में सिलेबस हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए दोस्तों हम सब कंप्लीट क्लासें उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लासें कैसी लगी। इसकी PDF की बात करें दोस्तों इसका उसको भी हम सब टेलीग्राम पे डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सब टॉपिक को समझते हैं। देखिए नंबर्स, नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए दोस्तों नंबर्स आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों वास्तविक रियल नंबर, एक होता है काल्पनिक संख्याएं जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। जो कि दोस्तों यह काल्पनिक संख्या थे, इसके सब टाइप नहीं है, लेकिन इसके सब टाइप हैं वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर है। इसके और भी टॉपिक हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार से होती हैं। एक होता है आपका परिमेय संख्या। अभी हम एक एक टॉपिक को जानेंगे। जैसे परिमेय वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहती हैं, इसे हम एक एक टॉपिक के हिसाब से समझेंगे। लेकिन अभी हम सब एक फिगर बना लें, हाँ नंबर्स ऐसे होते हैं। और दोस्तों अपरिमेय संख्याएं जिसे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं दोस्तों इसके भी तीन सब टाइप हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इसके सिवा हम सब दोस्तों आप समझेंगे सम विषम क्या होते हैं उसको जानेंगे, अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, स्थानीय मान, जाति मान, लगभग नंबर से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक है हर टॉपिक आज हम सब कवर करेंगे। एक क्वेश्चन और काफी एग्जामों में पूछा जाता है बार बार, जी संख्याओं के लेकर 1 से लेकर 100 तक गिनती जो होती है उसमें कौन अक्षर कितनी बार आता है, कौन संख्या कितनी बार आती है, इसको भी आप जानते रहिए। एग्जाम में पूछ सकता है, खासकर पेपर 1 में ये पूछ सकता है। आज क्लासेस जो हम सब कवर करें वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखिए टॉपिक दोनों में कुछ बहुत सारे टॉपिक सेम है, लेकिन जो टॉपिक अलग से पेपर 2 में बढ़ा हुआ है उसे हम अलग से भी आपको करा देंगे। अगर हम सब 1 से 100 तक गिनती की बात करें तो इसमें अगर हम सब जीरो की बात करें, जीरो आपका टोटल 11 बार आता है। एक की बात करें तो एक आपका 21 बार आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 यह आपका 20 बार आता है। यह आप जानते रहिए, एक दिमाग में रखिए कि 1 से 100 तक गिनती में जीरो एक को आप ध्यान दीजिए, बाकी आप बाकी सभी संख्याएं खुद ही जान जाएंगे। सभी संख्या 20 बार आता है, जीरो एक को छोड़कर जीरो 11 बार आएगा, एक जो है आपका 21 बार आएगा। अब हम यहां से समझते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं वे चिन्ह और मान हैं जिनकी मदद से हम गिनती, माप, गणना और क्रम आदि बताते हैं। देखिए दोस्तों कह रहे संख्याएं वे चिन्ह और मान होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी चीज की गणना कर पाते हैं, मापन कर पाते हैं, क्रम याद रखते हैं, उसे हम संख्याएं कहते हैं। इसमें वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक ये सभी आते हैं। देखिए संख्याएं में तो भी हम अलग नहीं कर रहे हैं, संख्याएं में सभी आएंगे। जो काल्पनिक संख्याएं होंगी वो भी, वास्तविक संख्याएं वो भी, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं आपके जो है संख्याओं में आते हैं। अब हम समझते हैं वास्तविक जो रियल नंबर है। रियल नंबर आप किसे कहेंगे, नाम से स्पष्ट हुआ है रियल वास्तविक। जो संख्या वास्तविक होती है वही रियल नंबर होती है। अब कौन सी संख्या वास्तविक होती है उसको समझते हैं।
कह रहे हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। देखिए यह महत्वपूर्ण है, आप यहाँ समझिए, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वही आपके वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी हम परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सब आगे चर्चा करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर हम कहीं लिख सकते हैं, किसी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वही आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। उदाहरण हम समझते हैं, जिसे -5, 0, 3, 1/2, कड़ीम 2, पाई, -60.25, यह सब आपकी क्या है दोस्तों, यह वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिन्हें किसी संख्या रेखा पर कहीं भी लिखकर जान सकते हैं। यह आपके सही वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं काल्पनिक संख्याएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते रहिए कि काल्पनिक संख्याएं होता क्या है। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसका रूप दोस्तों i = कैडी में -1 है। अब देखिए i को हम सब आयोटा के नाम से जानते हैं, ये भी आप जानते रहिए। अगर i है कैडी में माइनस से, तो आप जानिए कि यह एक काल्पनिक संख्याएं हैं। जिसे i बराबर, हमने i का मान क्या रखा है, i का मान कैडी में -1 है, यही आपका काल्पनिक संख्याएं है। और i को हम सब किसी से आयोटा के नाम से जानते हैं। देखिए यानी जिस संख्या का वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक आए वह आपका काल्पनिक संख्याएं कह लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्या दोस्तों, वह संख्या या जिस संख्या, अगर हम सब किसी संख्या का वर्ग करते हैं और हमको परिणाम क्या आता है, माइनस में आता है, वही आपका काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे अब हम करड़ी में -9 लिखे हैं, हमने करड़ी में -9 है। अगर आप इसे करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यह माइनस में है इसीलिए हम इसे आयोटा लगे, 3i, यही आपकी काल्पनिक संख्या। जैसे 16 है, 16 का वर्ग आप कहेंगे 7, तो हम लिख सकते हैं -h, क्योंकि यह माइनस में है तो इसे हम 4i, आयोटा हो गया। यही आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। जो संख्या, जहां पे भी इस प्रकार की संख्या आपको देखने को मिले, आप समझ जाइए कि यह आपकी एक काल्पनिक संख्या है। लेकिन इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता नहीं है, पूछा नहीं जाता। इसलिए आप एक फिगर रखिए कि हाँ दिमाग में कि इस प्रकार से भी संख्याएं होती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सब आपके टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम रीजनल नंबर की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कह रहे हैं जिन संख्याओं को a/b, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको जानते रहिए, a/b के रूप में लिखा जा सके किंतु b = not 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। कह रहे हैं कि हम a/b के फॉर्मेट को लिख तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हाँ, b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर हम जैसे 5/3 लिख दे रहे हैं, अगर हम, ये तो आपका क्या हो गया है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इस लिख दें 5/0, क्या यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं हो। b का मान दोस्तों कभी भी 0 नहीं हो सकता, यह चीज आप जानते रहिए। एग्जाम्पल है दोस्तों 22/60, यह करड़ी का दोस्तों पाई का मान है, क्योंकि इसी सभी का अब जब हम सब अपरिमेय समझा पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे पाई जो है अपरिमेय है। तो आप जानते रहिए जो पाई का मान है 22/7, ये दोस्तों आपका परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पाई जो होता है आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद 3/5 है, 6/11 है, 10/8, यह सब दोस्तों आपके परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। इसके बाद कोई भी संख्या, रैंडम संख्या हम ले रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, यह सब भाई आपकी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे, इसे हम दोस्तों कोई भी अगर रैंडम संख्या लिखा है इसे हम +1 कर सकते हैं नीचे, तो इसलिए आप जानते रहिए कि यह जो है आपका परिमेय संख्या के सभी उदाहरण होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, यह भी आपके परिमेय संख्याएं हैं। बट -1 करके करड़ी में ना लिखा रहे, नहीं तो फिर तब दिक्कत हो जाएगा। अगर हाँ, अब देखिए एक चीज, आपके पास करड़ी में 4 आ गया, आप कहेंगे यह भी तो परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। देखिए दोस्तों यह परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम देखिए माइनस होता तो फिर नहीं होता, यहाँ करड़ी में 4 लिखा गया था, हम 4 को अगर बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 2 का वर्ग ही तो 4 होता है, इसलिए करड़ी में है, करड़ी हटाएंगे तो यह 2 आ जाएगा। जब 2 आ गया तो इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। इससे 25 है 25, तो 25 को भी तो हम करड़ी में लिखा गया 25, क्या 25 को हम बाहर कर सकते हैं, आप कहेंगे जरूर कर सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। 36 है
ये भी 6 का है, तो आप इस प्रकार से संख्याओं को बाहर करके परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप आपको दे रहे हैं, आप इसका बताइए कि परिमेय संख्याएं है कि नहीं। क्रेडिट में 5 आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं। इसके बाद करें 0.3, देखिए 0.3 ये परिमेय संख्या है, ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब क्या होता है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद 0.8 इसके भी ऊपर बार लगा, यह भी संख्या बार रिपीट हो रहा है, यह भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अगर रिपीट ना हो तो फिर वह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रिपीट हो रही है। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ रिपीट का सिंबल लगा हुआ है। इसके बाद लिखा गया है 0.25 के ऊपर भी बार लगा हुआ है, यह भी आपकी रिपीट हो रही है, बार रिपीट हो रही है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर रिपीट ना होती तो फिर आपके यह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, उसे हम समझते हैं। देखिए नोट, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य आदि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आप जानते रहिए, अभी इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन यह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये चीज जानते रहिए। जितने भी आपकी यह सभी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि दोस्तों इनके हम हर अंश आप जानते होंगे, जैसे 5/3 है, 5/3 में यह आपका अंश हो जाता है और यह आपका हर हो जाता है। तो कह रहे हैं अगर जिसे हमारे पास सम संख्या है 4 है, हम कहेंगे ये सम संख्या है, इसे हम इसके हर में 1 लिखकर हम सभी से परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्याएं ज्यादातर करड़ी के अंदर होती हैं। अब हम जिसे दोस्तों a/b के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जैसे हमने 3.5 लिख ले रहे हैं, हम उस संख्या को 3.5 नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये ज्यादातर करड़ी में होती हैं, ठीक है, समझते हैं। जैसे करड़ी 5 हमने अभी देखा, आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसका आंसर भी आपको मिल गया। दोस्तों करड़ी में 4 तो आपका जो है अपरिमेय है, उपरिमेय है, लेकिन करड़ी में 5 आपका अपरिमेय है। क्योंकि दोस्तों इसे हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 बाहर हो जा रहा है, लेकिन 5 का वर्ग करने पे बाहर होगा। 5 ऐसे कोई 5 का वर्ग करने पे कोई संख्या का वर्ग करने पे 5 तो हो नहीं रहा है, इसलिए 5 आपका अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 3, 11, 7 ये सभी संख्या है जो किसी न किसी किसी का वर्ग नहीं है, तो वह सभी संख्या आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे पाई, अल्फा, बीटा, गामा, यह सब भी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमने परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जाना, संख्याएं किसे कहते हैं, इसको काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं, ये सब समझ लिए। अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। हम सब दोस्तों सबसे पहले जो आपके मेजर पॉइंट है, उस सभी पॉइंट को बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो फिर समस्याएं होती हैं कि आपके जो जल्दी के चक्कर में आप जो कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद फिर हम सब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कह लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे हम बोल दिए, कोई वस्तु 5 है, 8 है, ये सभी आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं। कोई भी संख्या हो प्राकृतिक जिससे हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। आप कहेंगे जैसे 1 2 3 4 5, आप कहेंगे जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, आप कहेंगे नहीं दोस्तों, जीरो से हम किसी संख्या की गणना कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या आप समझते रहिए, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और इन्फिनाइट तक जाती है, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या आप जानते रहिए। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। अभी हम जीरो की भी बात करते हैं, जीरो क्या होता है। बहुत लोग सोचेंगे अगर जीरो प्राकृतिक नहीं है तो फिर है क्या, ये दोस्तों पूर्ण संख्या है, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो को अगर हम प्राकृतिक संख्या में, जैसे हमने 1 से लेके इन्फिनाइट तक हम जा रहे थे, क्या था वो आपका, वह आपका
प्राकृतिक संख्या था, अगर इसमें हम जीरो जोड़ दें, पहले जीरो जो लिख दे रहे हैं, अभी क्या हो गया, यह आपका होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जिसे 0 1 2 3 4 आदि तक हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को भी समझ लिए हैं। अब हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। प्राइम नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके हर बार से टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हम भी आपको सॉल्व कराएंगे। आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटे, वह आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। हम सब जानते रहिए, अभाज्य संख्या को हम सब ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें जो टॉपिक कह रहे हैं कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, मान लीजिए हमने 2 ले लिया। अब देखिए, जो इनकी कंडीशन है 2 पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करें एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, अब 2 हो गया, 2 तो एक हो गया और स्वयं का मतलब खुद वही संख्या 2 हो गया, छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, 2 को हमने 1 से छोड़ दिया और 2 से छोड़ दिया, क्योंकि खुद ही संख्या अपनी संख्या से कटे। जैसे हम कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 ले रहे हैं, 5 खुद 5 से तो कटेगा ही और 1 से भी कट जाएगा। कोई भी संख्या हो 1 से कटेगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जो स्वयं से और 1 से छोड़कर किसी और भी संख्या से ना कटे, वही आपकी अभाज्य संख्या है। क्या 2 ऐसी किसी संख्या से कटेगा? आप कहेंगे नहीं, 2 तो ऐसी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है जो कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से है नहीं। तो आप कहेंगे 2 आपका कैसी संख्या है, वो 2 आपकी अभाज्य संख्या है। चलिए हम एक संख्या पे और अप्लाई करते हैं, 3 पर। अगर हम 3 की देखें तो एक स्वयं हो गया जो 3 है, एक 1 हो गया। क्या और भी किसी संख्या से 3 कट रहा है? आप कहेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब हम 4 को देखते हैं। अब 2 एक उदाहरण देखेंगे, समझ आएंगे। 4, एक तो 4 स्वयं हो गया, स्वयं को छोड़ देना है, स्वयं से नहीं कटना है, स्वयं से कट ही जाएगा। और 4 एक 1 तो 1 से भी तो कट जाएगा। क्या किसी और संख्या से 4 कट रहा है? आप कहेंगे हाँ, यह 2 से कट जाएगा। अगर जब यह 2 से कट जाएगा तो मतलब यह संख्या आपका अभाज्य नहीं है। यह अभी क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 को 2 का, 3 को 2 का 4, अब हम 5 को भी चेक कर लेते हैं। 5 एक तो 1 हो गया, एक खुद स्वयं संख्या 5 हो गया। क्या 5 किसी संख्या से कट रहा है? आप कहेंगे और किसी से नहीं कटेगा, मतलब यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए हम कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 आदि। इसमें एक मेजर पॉइंट है, उसको भी अब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे बताएं, भी आगे बताते हैं। अभाज्य, देखिए एग्जाम में आपके काफी बार पूछा गया है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है? आप कहेंगे 2। 2 ऐसी इकलौती संख्या है, 2 के सिवा आप कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे वह सम हो ही नहीं सकते। लेकिन 2 एक ऐसी इकलौती संख्या है जो अभाज्य होते हुए, जो सम होते हुए भी अभाज्य है। यह पॉइंट आप जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि यही लैंग्वेज की कौन सी ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो आप जानते रहिए 2 एक सम संख्या है, सम होते हुए भी संख्या अभाज्य है। वह कौन सी संख्या है? इकलौती संख्या 2 है। चलिए हम सब भाज्य समझते हैं। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, वह आपका भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कह रहे हैं कि एक से बड़ी वे संख्या है, मान लीजिए 2 ले लिया। 2 को हमने देखा था, एक तो 2 से कट रहा है, एक स्वयं से कट रहा है। कह रहे हैं एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। अगर किसी संख्या से कट रहा है तो वह आपका भाज्य संख्या ही कहलाएंगे। आप कहेंगे हमने 2 को ट्राई किया था, 3 को किया था, 4 को देखिए, हमने 4 को ट्राई किया था तो यहाँ पे 4 1 से कट रहा है, 1 और 4 को स्वयं के छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद 2 से कट जा रहा था, मतलब यह 4 क्या हो गया? 4 आपका भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 5 को हमने नहीं, 6 को अगर हमसे देखें तो एक और स्वयं को, मतलब 6 को छोड़ दिए। क्या किसी संख्या से अभी 6 कट रहा है? आप कहेंगे 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकलता है। देखिए सबसे छोटी
भाज्य संख्या क्या है, आप कहेंगे 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दो चीज आप जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्लियर? अभी हम आगे समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, यह सब आपके भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा भी गया है, उसे हम आपको दिखाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, यहाँ पे लिखा गया है। अब हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक समझते हैं। पूर्ण तो हमने समझ लिया, अब हम पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम इसके बारे में समझते हैं। पूर्णांक जो दो प्रकार से है, हमने पूर्ण संख्या से पूर्णांक समझा, हम पूर्णांक समझते हैं। जो पूर्णांक होता है वो दो प्रकार से, ऋणात्मक कैसे होता है, धनात्मक कैसे होता है, हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा गया है, ये आपका पूर्णांक कहलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका धनात्मक हो गया, यह आपका ऋणात्मक हो गया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, फिर जीरो क्या है? हमने यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक बता दिया, ये आपका धनात्मक है, प्लस में जा रहा है, ये आपका ऋणात्मक है, लेकिन जीरो यहाँ पे क्यों है? जीरो क्या होगा दोस्तों? जीरो एक नेचुरल नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, उदासीन नंबर है। आपका यह टॉपिक क्या होगा? यह टॉपिक आपका ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या का हो गया, यह आपका धनात्मक हो गया। लेकिन जीरो क्या है? ये एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो आपका न्यूट्रल नंबर पे आता है। तो आप जानते रहिए, ऋणात्मक धनात्मक दोनों में नहीं आता, जीरो जो है न्यूट्रल संख्या में गिना जाता है। यहाँ पे हमने पूर्णांक को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं समनम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर कहते किसे हैं? अगर हम सब इवन नंबर की बात करें तो जो संख्या दो से पूरी तरह कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। आप कोई भी संख्या लीजिए, रैंडम संख्या कोई ले लीजिए, जैसे 2, 3, क्या दो से कट रहा है? दो से काटिए, दो के नम दो हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बचे दो के नम दो, यहाँ पे एक बचा दशमलव, तो पूरा एक बार में नहीं कट रहा है, तो मतलब ये आपका सम संख्या नहीं है। जैसे अगर हम 22 ले रहे हैं, अभी से दो से काटेंगे, आप कहेंगे दो से कट जाएगा 11, तो फिर ये आपका सम संख्या है। अब सम संख्या, जो संख्या दो से कट जाए वह सम संख्या है, जो दो से नहीं कटे हुए आपका विषम संख्या है। सिंपल से उदाहरण है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर जो संख्या दो से पूरी तरह न कटे उसे विषम संख्या है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आप 23 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, ये सब आपके जो है विषम संख्याएं हैं। देखिए, अगर अगर हम सब बात करें तो सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब आपके सम संख्याएं होती हैं। और जो ना कटे, दो से नहीं कटते हैं, एक एक संख्या को छोड़कर होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है सम और विषम विषम को समझना। सम जो दो से कट जाए, विषम जो दो से ना कटे। अब हम समझते हैं कोप्राइम, सहभाज्य संख्याएं। कोप्राइम की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्या कह लेते हैं, या जिनका मसा एक हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर सहभाज्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, उनका आप मसा ही निकाल लीजिए। आपको नहीं समझ पा रहा है कि यह सहभाज्य है कि नहीं है, उनका मसा निकाल लेंगे तो एक आएगा। अगर हम ऐसे, तो वह संख्या आपका सहभाज्य होगा, अन्यथा वह सहभाज्य नहीं होगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, मतलब वह संख्या एक के सिवा कोई भी संख्या से न कटे। दोनों संख्या, जिसे हमने 5 और 3 ले लिया, अगर 5 और 3 किसी भी संख्या से एक के सिवा और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो आपका यह सहभाज्य कोप्राइम कहलाएगा। आप कहेंगे 5 तो एक से कटेगा, ठीक है, 3 एक से कटेगा, क्या किसी संख्या से कटेगा? नहीं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तीन उदाहरण आपको बताते हैं, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम 6 लिख ले रहे हैं। अब देखिए, क्या इसमें यह संख्या किसी संख्या से कटेगा? आप कहेंगे एक से कटेगा, तो हमको एक को छोड़ना है, एक को नहीं लेना है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगा। यह संख्या 2 से कट जाएगा, मतलब यह 2 से कट रहा है, इसलिए यह आपका कोप्राइम सहभाज्य नहीं होगा, और यह नहीं कट रहा है, यह सहभाज्य होगा। एक वो समझते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 8 लेते हैं और 5 लेते हैं। अब ये बताइए, ये क्या कोप्राइम है कि नहीं?
आप कहेंगे 8 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 5 दोस्तों 5 नहीं कट रहा है, इसलिए यह कोप्राइम है। देखिए कटना, अगर यह 2 से यह कट रहा है तो 2 से यह भी कटे, ऐसा नहीं है 2 से काट दीजिए या और अदर किसी संख्या से काट दीजिए, तो फिर आपका जैसे यहाँ पे 9 ले रहे हैं 9। अब बताइए, आप कहेंगे इसे 2 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, क्या यह कोप्राइम है? तो दोस्तों यह कोप्राइम नहीं है, ये दोस्तों एक कोप्राइम है, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही संख्या से काटना है, अलग अलग संख्याओं को नहीं चिपकेना है। एक छोटा सा पॉइंट था, आप इसे जानते रहिए सहभाज्य में। कुछ और पॉइंट इस सहभाज्य के बारे में बताते हैं। आप यहाँ देखिए 7 8 11 13 4 5 9 10 25 53, यह सब आपके कोप्राइम है। एक पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7 8 4 5 9 10, ये लगातार संख्याएं हैं। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन जाना चाहिए, क्या सभी लगातार संख्याएं सहभाज्य हो सकती हैं? अगर हम कुछ आप उदाहरण देखिए, कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, आप अप्लाई करके चेक कर लीजिए। जैसे 1 2 2 3 4 5 5 6, हम लगातार लिख रहे हैं, 6 7 8 9 10 11, तो 10 11 तो भाई देखिए, क्या ये सभी कोप्राइम है? 1 2 2 3, हाँ दोस्तों ये सभी फॉलो कर रहा है। यह संख्या एक के सिवा और किसी से नहीं कट रहा है। यहाँ से एक और निष्कर्ष निकलता है कि लगातार आने वाली संख्याएं, लगातार दो संख्याएं आने लगातार दो लगातार आने वाली दो संख्याएं आपकी क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती नहीं दोस्तों, है। लगातार आने वाली दो संख्याएं आपकी कोप्राइम होती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नोट को समझते हैं। दो क्रम से आने वाली संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 7 8। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आपके दिमाग में जो भी संख्या है, 25 26, ठीक है दोस्तों, आपकी कोई प्राइम होगी जो सिर्फ एक से कटेगी, एक के सिवा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। और एक ही संख्या से ये भी काटना है, अगर आप इसे 2 से काटा, आप कहेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से इसको भी 2 से ही काटना है। दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए अगर अभाज्य संख्याएं हैं, अगर कोई भी अभाज्य, अभी हमने भाज्य अभाज्य समझा ना, कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट यहाँ सम अभाज्य संख्या मैंने बताया अभी आपको, जिसका स्वयं और एक के सिवा किसी भी संख्या से न कटे, तो वह आपका अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, जिसे हमने 2 ले लिया 3 ले लिया, यह भी आपका अभाज्य संख्याएं हैं। और कह रहे हैं कि वही करें, दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी अभाज्य संख्या रैंडम नहीं, आपको कहीं भी, जैसे हमने 13 ले लिया और इसके बाद हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, या फिर 5 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, यह सभी संख्याएं आपस में भी सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याएं लेने पर वह सभी आपस में हर समय सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान और जाति मान दो चीज होता है, दोनों को समझते हैं। किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो उस अंक की स्थिति, प्लेस, पोजीशन के आधार पर निर्धारित होता है। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक की स्थिति पर, हमको अंक की स्थिति देखना है, अंक की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह वह अंक है, वही आपका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यह अंक का वास्तविक मूल्य होता है, किसका दोस्तों? वास्तविक मूल्य होता है जो उसकी जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि से गुणा करके निकाला जाता है। जैसे हमने अभी एक आपको पूछ रहे हैं, इसे हम पूछ रहे हैं कि आप 5 का जो है स्थानीय मान बताइए। हमने बताया अंक की स्थिति किस स्थान पर है, आप कहेंगे यह इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, दहाई स्थान पर है। यह किस स्थान पर है? अगर यह दहाई स्थान पर है तो हम इसे स्थानीय मान निकालने के लिए यही करते हैं, 50 गुणे 10 बराबर 50। यह है आपका 50, इसका स्थानीय मान है। ये चीज जानते रहिए। जिस जिस जगह वह स्थित है उसकी स्थिति के हिसाब से उसकी वैल्यू बताना है, ना कि अंक के हिसाब से कि यह अंक क्या है। लेकिन जाति मान में अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिए, जैसे हमने यहाँ पे 7452 है। अब हम पूछ ले आपसे कि सार का आप स्थानीय मान बताइए, क्या आप कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सार जो है सैकड़े के स्थान पर, अगर 4 सैकड़े के स्थान पर है तो हम यहाँ से 4 गुणे 100 करेंगे बराबर 400। जो 4 का स्थानीय मान है वह क्या है? आपका 400 है। 400 है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब यही जाति मान में अलग हो जाता है। किसी अंक का जाति मान
वह मूल मान होता है जो अंक स्वयं दर्शाता है, चाहे वह अंक कहीं भी लिखा गया हो। यह अंक का अपना निजी मूल्य होता है जो उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे 7452, जिसे हमने एक उदाहरण दिया 7452। अब जाति मान में अलग हो जाएगा, हम 4 का जाति मान पूछेंगे, आप कहेंगे 4 का जाति मान 4 ही होता है। इसमें हमको उसकी स्थिति नहीं देखना है कि वह किस स्थान पर स्थित है। इसके बाद अगर हम सब बात करें 7 का जातिमान, 7 का जातिमान 7 ही होगा दोस्तों। जातिमान सभी, कोई भी जातिमान पूछे स्वयं वही संख्या होगी। इसमें बहुत ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि जो संख्याएं हैं वही संख्या उसका जातिमान होगा। चलिए कुछ नोट को समझते हैं, फिर हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या, अब 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकलौती ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी आपकी अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या है सब संख्याएं आपकी क्या होती हैं, विषम होती हैं। क्लियर। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 4 है। अब हम यहां से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपका रेट में पूछा गया, इसमें हम सभी एग्जामों में लिए हैं। जैसे यहाँ पे इसकी रेट है, यहाँ देखिए सीटेट के बारे में भी, सीटेट से फर्स्ट पेपर में पूछा गया, सेकंड पेपर में भी पूछा गया है। तो हम लगभग हर एक वैसे क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन 80% क्वेश्चन आपके सीटेट से ही संबंधित इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए। अदर एग्जामों का इसलिए शामिल किया गया कि दोस्तों जो रीट होता है, रीट एकदम सिलेबस जो है एकदम सीटेट का ही सिलेबस होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। इसमें कह रहे हैं कि 10,20,305 को सही आंकिक रूप लिखिए। दोस्तों हम 10 लाख को कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए 10 लाख में सभी है कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो है। तो 12 लाख हो जा रहा है, 12 लाख दो तो होगा नहीं। बहुत सिंपल, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिए 10 लाख की समथिंग आ रहा है, इकाई, दहाई, सही, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आप कहेंगे तो 10 लाख आ रहा है, ये तो सही हो सकता है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। इकाई, दहाई, 100, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ हो जाए, ये नहीं होगा 10 लाख। चलिए हम अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पे 10 लाख हो गया, फिर इसके बाद करें 20,000, यहाँ पे 20,000 हो गया, 305, यहाँ पे 300 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, तो 305 का अंकिक रूप है। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही होगा। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया था, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे। हम समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से 20 का सही अभाज्य गुणनखंड है। देखिए यह क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ठीक है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं ठीक, लेकिन थोड़ा सा आप ठीक बोल सकते हैं। चलिए हम इसमें कुछ देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। देखिए 4 से 20 का सही अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। अगर हम 4 से 20 को काटें, देखिए 4 से 20 अभाज्य हमको देखना है, तो हमको जब अभाज्य गुणनखंड देखना है तो अभाज्य आप कहेंगे दो क्या है, दो आपका अभाज्य संख्याएं होती है, तो हमको 2 से ही शुरुआत करना पड़ेगा। अगर भाज्य पूछा होता है तो फिर हम 2 से नहीं 4 से काटते हैं इसे, लेकिन हम यहाँ पे किस संख्या से काटेंगे, यहाँ पे हम इसे 2 से ही काटेंगे। चलिए 2, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 0, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 2, 2 के नम 2 हो गया, और 2 पचे 10। अब देखिए क्या यह 15 दूना 30 ही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 1 से 5 करना पड़ेगा। 1 से 5 दूना 210 आ भी रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप काटते ही जाएं, ध्यान न दें। अब यहाँ पे देखिए 5 से कितने से कटेगा, आप कहेंगे 3 से कट जाएगा। अगर हम 3 से काट रहे हैं इसको, तो 1 से 5 है, तो 3 त्रिक 9 हो गया, और 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो क्लियर। अब यहाँ पे किस संख्या से कटेगा ये दोस्तों, 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कट जाएगा। आंसर 35। तो लास्ट में 7 बचा है, तो 7 आपका 7 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही अभाज्य गुणनखंड क्या है, सबसे पहले 2 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो किस श्रृंखला में है दोस्तों, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 6 है, तो ये होगा नहीं। तो 6 तो ऐसे भी नहीं होगा, तो होता दोस्तों ये, क्योंकि तो भाज्य हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर, 2, 2, 3, 5, 7, यही इसका सही भाज्य गुणनखंड है। संख्या 4,782 और 32,170 में 7 के अंकित
मूल्यों के बीच का अंतर बताइए। देखिए इसमें किसकी बात करें, अंकित मूल्य, यहाँ पे फेस वैल्यू बात करें, प्लेस वैल्यू नहीं, स्थानीय मान नहीं पूछ रहे हैं हमको, अंकित मूल्य, इसकी फेस वैल्यू आपको बताना है। आप यहाँ देखिए फेस वैल्यू किसकी बात करें, 7 का। आप कहेंगे एक साथ तो यहाँ है, एक साथ यहाँ है, अगर हमको इसकी जो है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पूछा जाता तो फिर इसका आंसर अलग होता, अंतर इसका अलग होता, तब इसमें 70 और 7 से होता तो माइनस करके जो आता है। इसमें हमको अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताइए। तो अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य स्वयं वही संख्या होती है 7 माइनस 7, तो बराबर क्या हो जाएगा, अंतर पूछा है तो -0 हो जाएगा। इसमें राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये एक संख्या विभाज्यता से आ गया, लेकिन विभाज्यता की क्लास हम करेंगे, लेकिन इसके बारे में आप समझिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन रख दिए थे। आप खुद समझिए कि किस प्रकार से कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 9 अंक की संख्या, कौन सी संख्या है दोस्तों, 9 अंक की संख्या 9 8 5, खाली यक्स है, मान लीजिए, चलिए यक्स यहाँ पे दे रहे हैं, यक्स 3 6 7 8, यहाँ पे वाई दे दी, ठीक है। 72 से विभाजित है, किससे दोस्तों, यह 72 से विभाजित है, ठीक है, ये भी समझ लिए, विभाजित है तो 3x प्लस 2y का मान बताना है। देखिए सबसे पहले हम ये संख्या हम 72 से कट रहा है, तो 72 इसको हम काट लेते हैं। देखिए 72 से काटेंगे तो फिर ज्यादा समय लगेगा, इसे हम कर सकते हैं कि 9 8 72 क्या है, या फिर 8 9 72, या फिर 9 8 72, तो हम यहाँ 8 9 72, ठीक है। अब सबसे पहले हम सब 8 से विभाजिता के नियम चेक कर लेंगे, 9 से विभाजिता के नियम चेक कर लेंगे। 8 का विभाजिता के नियम आप जानते होंगे, लास्ट की दो संख्या, अगर लास्ट की दो संख्या, सॉरी 3 संख्या, दो संख्या 4 में होता है, 8 में 3 संख्या अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या आपका जो है 8 से पूरा कट जाएगा। तो हमको सिर्फ पूरी संख्या नहीं लेना है, हमको सिर्फ 7 8, इसमें कौन सी संख्या रखें कि जो कट सकता है। देखिए दो, अगर हम 2 रख रहे हैं तो 8 9 72 हो रहा है, तो 72 के बाद यहाँ पे 6 बच रहा है ना, 6 62 तो कट नहीं रहा है, तो 2 बजाय 3 भी नहीं कटेगा, 4 रखते हैं, देखिए 4 रखते हैं, 8 9 72 से कटने के बाद यहाँ 6 बचा, 64 हो गया। क्या 64 आ रहा है, आप कहेंगे हाँ 64 आ जा रहा है, 8 64, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 4। अब 4 रखने के बाद यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, पूरी संख्या यह दोस्तों आपकी 8 से कट जाएगी। हम एक चीज यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम 9 की विभाज्यता के देखते हैं। 9 की विभाज्यता होता है संख्याओं का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूरा को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो संख्या है कम, 9 से भाग देंगे, जो जितना कम होगा उतने प्लस कर देंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे जोड़ते हैं, 8 8 16 1 17, 17 3 20 2 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 दोस्तों 7 38, 38 2 40, 40 6 46, 46 हो गया। अब यहाँ पे 4 था, 46 4 50, यह पूरी संख्या 50 हो गया। अब 9 के पहाड़ आप पढ़िए तो कितना कम हो रहा है, वही हम x का मान लेते हैं, 9 छक 54, 9 छक 54। तो अगर हम यहाँ पे 60 लिख दे रहे हैं तो हमारी यह वैल्यू कितना हो जाएगी, यह 54 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यह 54 भी किससे कट जाएगा, तो 9 से कट जाएगा। अगर यह 9 से कट जा रहा है तो यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 72। मतलब x के स्थान पे भी हमको 4 लिखना है, y के स्थान पे भी हमको 4 लिखना है। अब यह राइट आंसर नहीं हुआ, हम यहाँ पे 3x में इसको फिल करना है। 3 गुणे x की मान क्या है हमारे पास, 4 आ गया। अब फिर प्लस 2 का मान क्या हो गया, y का मान क्या हो गया दोस्तों, 4। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 12 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, तो हम 12 8 20। देखिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आप छोटे छोटे कंसेप्ट के समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम कर क्या रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 5 से नहीं है। देखिए हमने बताया था इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 500 हो जाता है। इसमें जो नहीं है, जो गलत आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा
यहाँ भी 500 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी हो जा रहा है, ये भी सही है। अब यहाँ पे इकाई दहाई, यहाँ पे 50 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 500 हो जा रहा है। यह भी आपका क्वेश्चन रीट में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट में और प्राइमरी में और शिफ्ट फर्स्ट में। इसमें यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको बताना है। सीटेट में पूछा गया था पेपर फर्स्ट में। एक अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे एक अभाज्य एक भाज्य है, जो कथन सही है वही आपको बताना है। एक भाज्य संख्या है, आपको हमने बताया था उसका नियम ही है कि एक से बड़ी, दोनों की परिभाषा में हमने बोला था आपको एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी संख्या है तो फिर एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है। अब इस या फिर लास्ट देखो, एक न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है, यही आपका सही हो जाएगा। एक तो दोस्तों न तो आपका भाज्य है न तो आपका अभाज्य है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही आपका सही ऑप्शन है और सही इसमें सत्य कथन पूछा गया था, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंक 2578, क्या करें 2578 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर में से दोस्तों घटाना होता है। अब एक चीज आपको और बताते हैं इसके बारे अंतर के बारे में। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। चलिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो बनी ही है, अब बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी में सबसे बड़ी हम 8 लिख देते हैं, फिर इसके बाद 7 5 2, इसका अंतर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 12 में से 8 गया, आप कहेंगे 7 8 4 12, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 7 गया, 7 7 7 6 13। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा है दोस्तों। 6 को अगर हम सब 6 को अगर हम सभी यहाँ से निकालें वो 1 आएगा, और हमारे पास इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों 8। 8 जो है 8 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 आ गया। देखिए यह किससे कट जाएगा, हम 5 से तो कटेगा नहीं, चलिए 5 से हटा दे रहे हैं इसे। इसके बाद हमने 3 का विभाजिता क्या नियम, 9 का, अभी 9 का विभाजिता क्या नियम बताया था, संख्याओं का योग अगर जो है आपका पूरा संख्याओं का योग अगर वह 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या आपका पूरा 9 से कट जाएगा। तो हम चाहे उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम 6 1 7 सॉरी 6 6 12 12 4 16 16 1 17, आप कहेंगे 3 से और 9 से भी नहीं कटेगा, बचा एक ही संख्या 2 से, क्योंकि दोस्तों 2 से आप पहले ही काट सकते थे कि लास्ट की संख्या अगर वह आपका 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या आपका 2 से कट जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए ही सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल गया है, तो दोस्तों कोई नहीं, इसमें हमने पहले बता दिया था, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। पाई 1 है दोस्तों, पाई क्या है, पाई का मान पाई है, पाई एक सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय है, भाज्य है। पाई का मान क्या होता है, लगभग 22/7 होता है। एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट यह पाई का मान नहीं होता, लेकिन लगभग माना गया है, अब इससे ज्यादा नहीं हो, निकटतम मान यह है 22/7 है। और कितने एग्जामों में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया था, टेट में बीटेट में, तो आप एग्जाम समझिए कि कितना ही महत्वपूर्ण है। पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। कहने के 4 अंकों की संख्या में 7वें स्थान पर 0 है। 4 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए, 7वें स्थान पर 0 है, चलिए ठीक है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, कोई नहीं। दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, एक मिनट, दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, किस पे, दहाई के स्थान पर, जबकि हजारवें स्थान पर अंक के इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है। यदि इकाई के स्थान पर 2 है तो संख्या क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, बहुत ही बढ़िया संख्या है। सबसे पहले आप बी ऑप्शन आपका होगा नहीं, उसे आप काट दीजिए, दो जो ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले आप उसे हटाइए कि ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, फिर उसे आप हटा दीजिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वह बचा है 3 ऑप्शन बचा हुआ है, इकाई के अंक 2 है, ठीक है। अब हम 0 से यहाँ से समझते हैं, दहाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर अंक से दुगना है, किस पे, दहाई के। इसका दुगना कितना होता है, 4। मतलब आप यहाँ समझेंगे, सबसे पहले 2 होगा फिर 4 होगा। देखिए 2 4 कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 में मिल रहा है सी। लेकिन हम आपको पूरा लैंग्वेज को समझाते हैं। अंक से दुगुना है, ठीक है, हमने दुगुना कर दिया। फिर उसके बाद जबकि हजारवें स्थान पर कितना, देखिए सैकड़ा को छोड़ दिए हैं, सैकड़ा पे मान लीजिए खाली रख दे रहे हैं। हजारवें स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है, 2 दूनी 4, इसका तुगुना 3 2 3 6, तो मतलब हजारवें स्थान पर 6 होगा। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे, यह खाली है तो यहाँ पे 0 हो गया, 6042 हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और हमसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेंगे 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 3 से 12 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इकाई का अंक इसके बाद हम सब पढ़ते हैं थ्योरी क्लास में, उसके हम सब देखेंगे जरूर, लेकिन इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही सरल तरीका है, उसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो आपको करना है क्या है। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, लास्ट वाली संख्या आप सभी का ले लीजिए, एक एक का गुणा कर लीजिए। देखिए 8 छंग 48, आप कहेंगे 8 छंग 48 होता है। अब हमको पूरा 48 नहीं देखना है, फिर लास्ट वाली संख्या इकाई 8 है, 9 8 72, कितना हो गया 72। 72 में फिर हमको लास्ट वाली संख्या, इसे छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं, 72 लास्ट में क्या है 2 है, अब 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, इकाई का अंक आपका 4 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं, मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, तो मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए सबसे पहले यह देखिए, इकाई और दहाई का अंक बराबर है, क्या करें हम, इकाई और दहाई का अंक दोनों बराबर है। पहले जो बराबर नहीं उसे आप हटा दीजिए, पहला ऑप्शन में इकाई दहाई तो बराबर नहीं, हटाइए। सी ऑप्शन में भी नहीं, बचा आपके पास 2 ऑप्शन। इसमें क्या कह रहे हैं, 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 इससे बड़ी हूं, इससे ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहले सब गुणा करके ही देख लेते हैं। 4 चौक 16, किससे हासिल लगा आपका 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब वह संख्या चाहे जो संख्याएं होंगी वो 96 से बड़ी होगी, चाहे 97 हो, लेकिन 96 से बड़ी होगी, लेकिन 96 के बजाय 95 नहीं हो सकती। इसमें बी 88 दिया गया, तो ऑप्शन होगा ही नहीं, यही होगा। तो ऑप्शन इसको भी अप्लाई कर लेते हैं, मैं दो की विषम संख्या हूँ, विषम संख्या है, ये भी फॉलो हो रहा है, से अधिक हूँ यह भी संख्या है, इकाई और दहाई का अंक बराबर है 9 9, यह भी बराबर है, तो ऑप्शन इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 का मान क्या है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ ये प्लस 10 है, कुछ नहीं लिखा गया मतलब वह प्लस है, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे चाहे देखिए यह यहाँ पे कई बार गया है, तो हम समझ नहीं सकते कितनी बार गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हमसे देखें 2 2 4 2 4, एक सम का पैटर्न आ रहा है कि मतलब यह सम होगा। अगर यह विषम होगा तो आंसर दूसरा होता है, लेकिन अगर सम होगा तो देखिए यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे देखिए ये भी 0 आया, ये क्या हुआ ये भी 0 आया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर ये भी 0 आया, मतलब पैटर्न क्या बन रहा है, 0 का पैटर्न बन रहा है। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 0। तो यह पदों की संख्या सम है, तो इसका मान बताना है, मान पूछ रहा है का मान क्या होगा, यदि पदों, सॉरी यहाँ पे दिया भी है मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। देखिए विषम होता है तो आंसर दूसरा होता है, लेकिन सम है तो यह पैटर्न क्या बन रहा है, ये 0 का पैटर्न बन रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे 0, लास्ट में चाहे जितनी संख्याएं हो, लेकिन पैटर्न क्या बनेगा, वह सम ही बनेगा, तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह भी आपका सीटेड में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6 दशांश के बराबर है। देखिए दशांश शतांश इसके बारे में भी हम सब समझेंगे, लेकिन दशांश समझिए, दशांश मतलब क्या होता है दहाई, शतांश मतलब सैकड़ा। कौन सा एक 6 दशांश के बराबर है, एक 6 दशांश, एक और 6 दशांश के बराबर है। देखिए एक
देखिए इसमें एक नहीं है, ऑप्शन होगा ही नहीं, हटाइए। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1.06, यहाँ पे लिखा गया है 1.6, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक और दशांश बताना है, तो दशांश तो होगा नहीं यहाँ पे। देखिए इसे हम आपको करके बताते हैं, 1.6 और एक है 1.06। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने क्या लगा दिया था उसको देखिए। चलिए आपको पता होगा, अगर हमको दशमलव हटाना है तो हम 1/10 लिख सकते हैं, अगर इसे हटाना है तो 1/100 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए दशांश कौन है, शतांश कौन है। आप कहेंगे दशांश तो यही है, मतलब ये है आपका दशांश है और ये आपका शतांश है, शतांश के बराबर है। दशांश के बराबर कौन है, दशांश के बराबर आपका 1.6, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको हम सब देखते हैं। -5/55 भागे 2/11 का व्युत्क्रम क्या है। अब व्युत्क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। जैसे कह रहे हैं -5/55, अब इसे हम सॉल्व करना है तो हम गुणे लिख सकते हैं 11/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप दो प्रकार से काट सकते हैं, एक आप इसे गुणा कर लीजिए, 11×5=55, 55 - 55 और 55 दूना आप कहेंगे 1 से 10, 1 से 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 55×1 = 55, 55 दूना आपका 1 से 10, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2। चूंकि अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे ही आंसर लगा देते हैं, आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा भी ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। हमको यहाँ पे व्युत्क्रम पूछा है, आप इसको उल्टा कर दीजिए। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो यह -2 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। करें 101 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। देखिए 1 से 1 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसका 2 से ज्यादा आपका गुणनखंड नहीं होता है, तो ही आपका होता है, सॉरी भाज्य संख्याएं होता है, जो एक और स्वयं के साथ साथ और किसी भी संख्या से कटे तो वही आपका भाज्य संख्याएं होती हैं। इसे अगर हम सब देखें, चलिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। 101 और 120 के बीच, देखिए 20 पूछा है तक, अगर यहीं पे 20 के बजाय तक दिया गया होता तब तो हम 120 को लेते तो आंसर बदल जाता, लेकिन हाँ 20 में ही पूछना है, तो हम वो सबसे पहले समझते हैं 1 से 2। 1 से 2 क्या आपका भाज्य संख्या है, आप कहेंगे हाँ यह भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 1 से 3 नहीं है, 1 से 4 है, 1 से 4 के बाद दोस्तों क्या 1 से 5 आपका भाज्य है, आप कहेंगे हाँ 1 से 5 भी आपका भाज्य है, क्योंकि यह 5 से कट जा रहा है। इसके बाद 1 से 6 है, 1 से 6 भी आपका भाज्य है। 1 से 6 के बाद 1 से 8 है, 1 से 8 के बाद 1 से 11 भी आपका भाज्य है। 1 से 11 के बाद 1 से 12 भी आपका होगा भाज्य। 1 से 12 के बाद 1 से 10, 1 से 10 कहाँ तक, 1 से 20 तक ही पूछा है ना, फिर 1 से 12 10, 1 से 12 नहीं है, 1 से 11 भी नहीं। देखिए 1 से 12 काफी लोग लगाते हैं, लेकिन आप इसमें करें भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 12 भी आपका दोस्तों क्या है, अभाज्य है। 1 से 12 आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो 2 अगर किसी संख्या में है तो वह आपकी संख्या 2 से तो जरूर कटेगा, तो हमको एक और सही संख्या देखना है था, तो यह भी आपका भाज्य हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 1 से 2 4 5 6 8, चलिए 10 तो यहाँ पे लिखना था, चलिए ठीक है कोई नहीं, 10 यहाँ पे लिख दिए, 11 12 ठीक है। अगर हम सब 1 से 13 की बात करें तो 1 से 13 आपकी यह हो जाएगी, 1 से 13 आपकी दोस्तों अभाज्य है, इसलिए 1 से 13 नहीं होगा। 1 से 13 के बाद अगर हम सब बात करें तो 1 से 14, 1 से 14 कैसी संख्या है, 1 से 14 भी आपकी दोस्तों यह भी आपकी भाज्य संख्या है। 1 से 14 के बाद 1 से 15 आप जानते ही होंगे, 1 से 15 आपका सीधा 15 से 5 से कट रहा है। फिर 1 से 15 के बाद 1 से 16 भी आपका भाज्य संख्या है, 1 से 16। 1 से 16 के बाद अगर हम सब बात करें तो इसमें जो है 17, क्या 17 किसी संख्या से कटेगा, आप कहेंगे 3 से, आप 17 1 से 17 को 3 से काटिए, देखिए तुरंत कट जाएगा। 1 से 17 भी हो जाएगा, 1 से 18 भी आपका देखेंगे, 1 से 18 भी आपका कट जा रहा है। 1 से 19,
1 से 19। देखिए 1 से 19 अगर आप इसे हम काटें तो आप 7 से काटें। देखिए 7 × 9 7, 7 यहाँ पे बचा दोस्तों 4 और 49 हो रहा है। 7 7 49, यह भी कट जा रहा है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? इसमें 14 संख्याएं हैं जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? भाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें अंकों 0 2 5 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा संख्या नहीं आनी चाहिए, 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए 0 2 5 6 ये संख्या है। करें इससे हमको बनाना है 3 अंकों की सबसे बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, और सबसे छोटी संख्या। अगर हम किसी संख्या के सामने 0 लिख दे रहे हैं तो वह संख्या क्या सबसे छोटी संख्या होगी? नहीं। तो 4 अंकों की तो नहीं रह जाएगी। ये छोटी संख्या हम 2 5 6 आप कहेंगे यह 3 अंकों की संख्या तो है, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो अगर हम इसे 6 5 2 लिख दे रहे हैं, अब ये 3 अंकों की संख्या है कि नहीं? आप कहेंगे 3 अंकों की संख्या है। इसका अंतर क्या होगा? अंतर आपको बताना। 12 में 6 गए 6। आप कहेंगे इसमें से कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, एक ही ऑप्शन में। चलिए ठीक है, ऑप्शन आपका हो सकता है। यहाँ पे हो गया दोस्तों 15 और यहाँ पे 14। 14 में से 5 गए दोस्तों। अगर हम 14 में से 5 जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमको इसी 4 संख्या को मिला के सबसे छोटी संख्या बनाना था ना। तो सबसे पहले 2 होगा तो सही है क्या? 256। अगर हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं 206 हो जा रहा है। क्या यह 256 से छोटा नहीं है? छोटा है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज आप काफी बच्चों ने यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, गलत आंसर दे दिए थे और सीधा 2 5 6 को ही लिख दे रहे थे। नहीं, अब देखिए 206, लेकिन हमारे पास 5 भी तो है, 5 से हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 205। अब बताइए क्या यह संख्या अब सबसे छोटी इससे संख्या हो सकता है? 203 हो सकता है? नहीं। 204 भी नहीं हो सकता। तो 205 206 हो सकता था। तो 205 हमने सबसे छोटी है 6 से। तो अब यहाँ पे आप इसे यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पे आप 7 आ जाएगा। 12 12 में से 7 5 12 होता है। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमने गलती कर दिया था, 0 को ध्यान में नहीं दिया। तो यहाँ पे हम सीधा 256 लिख दिए थे। यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट में 7 है। तो 7 दो ही ऑप्शन में आपका आ रहा है, बी में और सी में। जो अब हम यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। 4 को हम एडजस्ट 4 उतार लेते हैं तो 47 आ गया। आप कहेंगे बी में तो 4 है नहीं, एक में है। यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन हम और भी सॉल्व करते हैं तो 6 में से 2 गए आपके 4। 4 से 47। तो 4 से 47 आपका ऑप्शन सी में है। व्युत्क्रम बताना है फिर इसको आपको। 2 से 1/3 भागे 3/5 का व्युत्क्रम बताना है। तो हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम सीधा गुणा कर दे रहे हैं। 3 दूनी से 1 7, 7/3 गुणे 5/3। तो क्लियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 7 35, 5 7 35, 35 बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए 5 7 अच्छा यहाँ पे 9 आएगा दोस्तों। 3 3 का 9 है ना, तो यहाँ पे 5 आ गया था। तो ठीक है, हम यहाँ पे 35 बटे हमारे पास 9 बचा। 35/9। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमको व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो हम यहाँ पे 9/35 लिख सकते हैं। 9/35 किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है? देखिए भाज्य आपको पता है, अभाज्य। अभाज्य संख्या किसमें सबसे कम अभाज्य संख्या है उसको आपको बताना है। इसमें अगर हम सब देखें तो कह रहे हैं क्या 20 से 40 तक की संख्याओं में सबसे कम अभाज्य संख्या है, या फिर 30 से 50, या फिर 40 से 60, या फिर 60 से 80। इसमें अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है। अगर इसकी सही आंसर की हम सब बात करें, देखिए जो 20 से 40 तक है, 20 से 40 तक अगर हम सब अभाज्य संख्या की बात करें, देखिए 20 के बाद अब
20 से 40 तक अभाज्य संख्या है, तो इसमें हम सब देखते हैं जो 23 है, 29 है, आपका 31 है, अब 37 है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम सब इसमें कितना इसमें हो रहा है फोर्थ, तो 30 से 50 तक अगर हम सब बात करें, 30 से 50 में देखेंगे हम सब, तो इसके बाद 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, इसके बाद 47 है। ये सब आपकी क्या है अभाज्य संख्या। देखिए सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 5 होगा, हमको कम पूछा है, तो कम अभी आपका ए में फोर्थ है, संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हम सब 40 से 60 भी चेक कर लेते हैं। 40 से 60 में अगर हम सब बात करें, 40 से 60 भी आपके ज़्यादा हैं दोस्तों। 40 से 60 भी अगर हम सब बात करें तो इसमें 41 होगा, 43 होगा, इसके बाद 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा, यह सभी, इसलिए ऑप्शन इसमें यही सही होगा। सबसे कम इसमें आपका यही राइट आंसर है। 20 से 40 तक सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या बताइए। देखिए हमने आपको बताया था 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं, टोटल 25 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उस ट्रे में कितने अंडे आते हैं, 12 अंडे आते हैं एक ट्रे में। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा। कितना दोस्तों, 9 ट्रे में रखा। उसके पास 5 अंडे बचे हैं। 9 ट्रे में रखने के बाद, मतलब 9 ट्रे में 12 अंडा रखा गया। हाँ, रखने के बाद 5 अंडे बचे हैं। अभी कितने अंडों की और आवश्यकता है जिससे उसे 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। उन्होंने 9 ट्रे भर दिया। 9 ट्रे भरने के बाद उसके पास टोटल 5 अंडे बचे हैं। एक ट्रे को भरने में कितना अंडा लगता है, 12 अंडा। तो हम अगर इसमें 12 घटा दें, जो आएगा, अगर उतना अंडा और उस आदमी के पास हो जाए तो पूरे का पूरा 10 ट्रे भर जाएगा। क्योंकि उसके पास 5 अंडा पहले से है, तो इसमें 12, अगर हम सब 12 में से 5 घटा दिए तो हम कहेंगे 7। अगर 7 अंडा उसके पास और हो जाए तो पूरा का पूरा 10 ट्रे भरा जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, क्या 1010 सबसे बड़ी है, या फिर 1001 से 1, 1001 सॉरी 1001 से 1, या फिर 1001, या फिर 1011। देखिए सबसे बड़ी संख्या तो आपका 1001 से 11 1 है। 1001 से 1 सबसे बड़ी होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 1001, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। इसका अंतर निकालना, एक में गए 0, फिर 0 1 और 1 से 1 0, तो 100 कहा जाएगा। सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे 100। 100 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। देखिए 5 क्रमागत हम समझते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। हम सबसे पहले समझते हैं यक्स। पहली संख्या क्या हो सकती है, यक्स हो सकती है। अब दूसरी संख्या क्या हो सकती है, आप कहेंगे दूसरी संख्या क्या हो सकती है, आप यक्स प्लस 1 कर सकते हैं। यह पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार से हमको कहां तक जाना है, टोटल 5 संख्याओं तक जाना है। टोटल 5 संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। 5 संख्या हो गई। आप कहेंगे कहां से, आप पहली संख्या यक्स है, फिर एक्स प्लस 1, दूसरी संख्या एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5। टोटल 5 संख्याएं हैं। इनका योग क्या है, इनका योग 20 है। टोटल क्या है, इनको जोड़ने पर 20 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एक्स हैं, 5 एक्स। इसके बाद संख्याएं कितने, 1 2 1 3 3 3 6 6 5, 1 मिनट, 5 3 8 2 10। एक मिनट, यहाँ पे 5 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि 5 कैसे आ जा रहा है, एक्स प्लस 4। तो ठीक है,
4 3 7, 7 3 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 10 बराबर कितना हो रहा है 20। ये आपका बन गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x बराबर क्या हो जाएगा 10। क्लियर, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 2। x के मान क्या आ गए, क्योंकि हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, x के मान क्या आ गए 2 आ गया। हमको पूछ रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग, हम तो x का प्लस x का मान क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे हमको x का मान निकालना है तो x यहाँ 2 है तो यहाँ प्लस हो है तो यहाँ 3 हो गया। फिर यहाँ पे x प्लस 2 है तो x का मान हमको क्या मिला है 2 मिला है तो यहाँ पे 2 है, 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 7 हो गए। 2 3 7, इनका योग क्या हो जा रहा है 4 3 7 7 2 9। 9 ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें 9 इज राइट आंसर है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 6 अंक, इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा करने का तरीका पूरा बताते हैं, बाकी आप इसे जो है खुद से करने का प्रयास करिए। हम यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 9 9, ठीक है, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप इसे काटिए, 2 3 5 7 11 9, इन सबसे काटेंगे तो नहीं 9 से नहीं, 9 से आपको नहीं काटना है। इसमें आपको 2 3 5 7 11 13 इन संख्याओं से काटना है। जो संख्याएं से कट जाएगा, संख्या कितने गुणनखंड में कटेगा, तो थोड़ा सा एक लाइन आपको बता दें कि 3 से कट जाएगा, या पहले यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 3, ठीक है। इस प्रकार से आप काटते जाइए, कितने से कटेगा, कितनी अभाज्य संख्या है उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब है। 11 जोड़े मतलब एक जोड़े में 2 सेब होते हैं, तो 11 गुणे 2, ठीक है। सेब दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े, तो 22 जोड़े मतलब 22 गुणे 2, ठीक है। तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े, तो 33 जोड़े क्या होता है 33 गुणे 2 सेब रखते हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं, 11 दूना 22 हो गया, ठीक है, 22 दूना 44 हो गया, 33 दूना 67 हो गया, ठीक है। इसे टोटल जोड़ के बताना है। अपनी 6 4 10 2 12 की 2, 6 4 10 2 12 1 13, 1 से 32, ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। कह रहे हैं 1 से 2.7 को पी बटे क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यू का मान क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 1 से 2.7, इसे हमको पी बटे क्यू के रूप में बताना है। क्या पी बटे क्यू के रूप में बताना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दशमलव नीचे 1 लिख देंगे, उसके बाद एक 0 उतार लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से 2 1027/10 लिख सकते हैं। हमको इसमें क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान आपका 10 है, तो ऑप्शन 10 किसमें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके नंबर से संबंधित टॉपिक थे, उस टॉपिक की थ्योरी क्लासों को देखा, उसके बाद हम सब प्रीवियस ईयर उसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किए, जो कि आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आपका हो सकता है रेट में पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट सेकंड में, यूपी टेट में पूछा गया था। दोस्तों आपका मैथ अगर एकदम कमजोर है, आप बेसिक से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़े। यहाँ पे आपको डेली क्लासें उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।